हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और बाल विकास में अब तक हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान टफ नहीं है, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़कर बार बार रिवाइज कीजिए, उसे मनन कीजिए। जब भी आप फ्री हो, जो भी आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं मनोविज्ञान, आप जो भी पढ़ते हैं उसे रिवाइज किया कीजिए। आप जब भी फ्री बैठे हो तो भी उसे रिवाइज कीजिए। आपको चीजें कंठस्थ होंगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होंगी, जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए उपयोगी होंगी। कोई भी चीज हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो। अब तक हमने जो कारक पढ़े हैं वहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जो अब टॉपिक आने वाले हैं उनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। हम संडे को जो अब गया है पीछे, उसमें हम टेस्ट नहीं ले पाए थे, लेकिन इस आने वाले संडे को हम जरूर आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप बस तैयार रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत अच्छा पढ़ के तैयार करते रहिए, और उस दिन आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाए ऐसी उम्मीद कीजिए। क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं वो हमें बहुत बड़े लक्ष्य तक ले जाती हैं। माना ये क्लासेस डिजिटल नहीं है, आपको नई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा रही हैं, लेकिन इनमें जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, वो बहुत सटीक हैं, जो आपके लिए आगे आने वाले वक्त में उपयोगी प्रूफ होगी। तो स्टूडेंट्स, प्लीज इन क्लासेस का उपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी ये जो जर्नी है इसमें आपका बहुत लंबे समय तक साथ देने वाली हूँ। आपको जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं बहुत अच्छे से सिलेबस तक करवाने वाली हूँ। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, लेकिन उससे पहले आपसे दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आप बताने होंगे आपको। सबसे पहले, जो विकास है उसे कौन कौन प्रभावित करते हैं? मैंने बताया था वंशानुक्रम और वातावरण ही मुख्य कारक हैं, बस उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। चार ऑप्शंस में अगर आपको एक साथ लिखा हुआ मिल जाए वंशानुक्रम और वातावरण, तो उन्हें टिक मार्क कीजिए। और अगर चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वंशानुक्रम है, वातावरण है और दो ऑप्शन अन्य है, और आपको उपयुक्त सभी का या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया गया है, और उस ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि विकास को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक कौन सा है, तो आपको बताना है वंशानुक्रम। अगर दोनों है तो दोनों सही करने हैं, और अगर दोनों में से एक का ऑप्शन पूछा जाए और वो भी प्रथम का पूछा जाए तो किसे बताना है? वंशानुक्रम को। इसी के साथ ये जो विकास है वो किसका परिणाम है, तो आपको बताना होगा कि जो विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण का परिणाम होता है। याद रखिएगा, ये लाइन एज इट इज कई क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, ये आपको आनी चाहिए कि विकास किसका परिणाम होता है? वंशानुकरण और वातावरण का। यहाँ पर चिन्ह बदल कर भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां ऑप्शंस लिखे हों। एक ऑप्शन यही हो सकता है, दूसरा ऑप्शन विकास इक्वल्स टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण हो सकता है। तो आपको हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। जल्दबाजी जब कभी भी जवाब देते वक्त नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये एक दूसरे के पूरक है। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या है, तो आप बताएंगे जो विकास और जो वृद्धि है वो भी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये कई क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली बनते हैं। यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। जो विकास और वृद्धि है उनमें क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक है। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तीन क्वेश्चंस आपको समझ बैठे। इसी के साथ ही जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, ये किसने कहा है? तो आप बताएंगे वुडवर्थ ने कहा है।
इसी के साथ एक बात और को यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि वंशानुकरण और वातावरण एक दूसरे के पूरक है। ये भी किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो अब तक मैंने जो पूरी डेफिनेशंस में से 2 ही पॉइंट आपको निकाल के दिए हैं, वो भी वुडवर्थ के हैं। तो याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है, वुडवर्थ यानी वह 2 बार आया है। तो वंशानुक्रम और वातावरण में भी दोनों में क्या है? वह है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखें कि वंशानुकरण और वातावरण एक दूसरे के पूरक है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। आपको एकदम सटीकली ये बातें याद हो जाएंगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। ये जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, इन्हें कई भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है गर्भावस्था, दूसरा आता है शेषवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोर अवस्था और पांचवा है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, लेकिन हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन करना होता है। ये जो वर्गीकरण मैंने यहाँ लिखा है, ये सामान्य वर्गीकरण है। वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से मुख्य है रोश का वर्गीकरण, हर्लोग का वर्गीकरण और कोल का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, आपको उनका जो डाउट्स है, मतलब किसका याद करें किसका नहीं करें, ये सारे बिंदु भी मैं यहाँ क्लियर करती जाऊंगी। साथ ही साथ हम एक एक अवस्था को यहाँ समझते जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं इन अवस्थाओं को लेकर, वो हम दूर करते चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गर्भावस्था को। गर्भावस्था ये क्या है? माता के गर्भ की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि जो शिशु है वो गर्भ में जब है, उस समय उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उसको हमें समझना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गर्भावस्था होती है, इसे हम 2 नाम और देते हैं। एक प्रसव पूर्व अवस्था या पूर्व प्रसूति काल, ठीक है, या फिर जन्म पूर्व अवस्था, ये तीनों नाम इसी के रहते हैं। साथ ही साथ गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? बाल विकास में करते हैं। ये भी क्लियर है। अब जो गर्भावस्था है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारे पास बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब जो ये गर्भावस्था का अगर समय पूछ लिया जाए, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब गर्भ धारण होता है, तब से लेकर जन्म तक का समय, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था। और ये जो समय है, इस दौरान हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था इसने बताई है, पहली अवस्था हमें बताई गई है बीजा अवस्था, जैसा कि इसका नाम है, क्या है? बीज, बीजा अवस्था। तो इस अवस्था के अंदर एक बीज समान हमें आकृति प्राप्त होती है, एक अंडे के समान आकृति प्राप्त होती है, जो कि क्या है? युक्ता नाम से जानी जाती है। और ये जो युक्ता अवस्था होती है, ये बहुत छोटी होती है। इसका जो समय होता है वह 0 से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। कहने का अर्थ है कि गर्भ धारण होने से 2 सप्ताह तक का समय, यानी कि 15 दिन, 15 दिन का जो समय होता है, उसी अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? बीजा अवस्था कह रहे हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? डिंबा अवस्था। साथ ही इसे एक और नाम दिया गया है, भ्रूणिक अवस्था। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, भ्रूणिक अवस्था। इसे हम क्या, बीज होने की वजह से रोपण अवस्था कह सकते हैं, कि बीज है तो उसे रोपित भी किया जाएगा, तो रोपण अवस्था। उसी के साथ अब बीज लगाया है तो उसका अंकुरण भी इन्हीं 15 दिनों में होता है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया जा सकता है, अंकुरण अवस्था। तो इस प्रकार से इसके कौन कौन से नाम हो गए हैं? बीजावस्था, साथ ही डिंबावस्था, भ्रूणिक अवस्था, एक और नाम हमने दिया रोपण अवस्था, अंकुरण अवस्था। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझिए एक बार पहले, बाद में आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद होने लगेगा, और लास्ट टाइम तक आपको ये इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि आपको खुद इसकी सीक्वेंस याद हो जाएगी। कि गर्भावस्था हम पढ़ रहे हैं, माता के गर्भ में जब शिशु है उसके विकास को हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 भाग कर दिए हैं। पहला ही भाग 0 से 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन का है, और उसके नाम क्या है? बीजा अवस्था। कि इस समय जो शिशु है बहुत छोटा है, बीज के समान आकृति का है, इसलिए इसका नाम क्या है? बीजा अवस्था।
इसे डिंब अवस्था भी कहते हैं। बीज है तो उसका रोपण हुआ है तो रोपण काल कह सकते हैं। अंकुरण हुआ है इसलिए अंकुरण काल कह सकते हैं। और भ्रूणिक अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और देखते हैं कि इसके अंदर जो अंडानुमा आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। और इस समय जो ये शिशु होता है वो शिशु किसे ग्रहण करता है, योग नामक पदार्थ को ग्रहण करता है। तो क्लियर हो गई एक अवस्था। आपको नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है, बीजावस्था और डिंबावस्था। कि डिंबा अवस्था का जो समय होता है वो कितना है, तो आपको बताना होगा 0 से 2 सप्ताह तक। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा भ्रूणावस्था। कि अब 2 सप्ताह हो गए तो 2 सप्ताह के आगे की बात की जाएगी। तो 2 सप्ताह से 2 माह तक का जो समय होगा उसको क्या कहा जा रहा है, भ्रूणा अवस्था। अब ये जो भ्रूणा अवस्था है इसको एक और नाम दिया गया है यहाँ पर, पिंडा अवस्था। स्टूडेंट्स ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं इन पर एक तो डिंबा अवस्था के नाम से पूछा जाता है, एक पिंडा अवस्था के नाम से पूछा जाता है। तो आपको इन नाम में कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पिंडा अवस्था किसे बोला जा रहा है, भ्रूणा अवस्था को। देखिए ये सभी चीजें एक बार में याद नहीं होती हैं। आप इसे 2-4 बार रिवाइज करेंगे, एक बार इनको प्रैक्टिस में लाकर देखेंगे, उसके बाद आप इसको कई बार अपने एग्जाम तक जब पढ़ेंगे ना तो ये चीजें आपके माइंड में सेट होने लगेंगी और आपको आने लगेंगी। एक बार देख के कभी घबराया मत करो कि इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो भ्रूणा अवस्था को ही हम क्या कह रहे हैं, पिंडा अवस्था। और ये 2 सप्ताह से 2 माह तक का समय इसका होता है। और इसमें जो शिशु होता है इसका सर्वाधिक विकास होता है। ये है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वाधिक विकास कौन से पीरियड में हो रहा है, वो हो रहा है 2 सप्ताह से 2 माह तक, यानी कि भ्रूणावस्था में, और पिंडा अवस्था जिसका दूसरा नाम है उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक विकास माता के गर्भ में किस अवस्था के दौरान होता है, तो आपको बताना है पिंडा अवस्था के दौरान। इस अवस्था के दौरान शिशु के अंग वगैरह बनने लगते हैं। तो वो किस प्रकार से बनते हैं इन्हें समझते हैं। हम यहाँ 3 नाम काम में ले रहे हैं। पहला है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, तीसरा है एंडोडर्म। ठीक है, कि पहला ही नाम हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। यहाँ पर ये नाम पहले क्लियर कर लीजिए, आधी बातें आपको यही समझ में आ जाएंगी। एक्टोडर्म का मतलब है बाहर का भाग, कि हमारे पास 3 भाग हैं। एक तो ये वाला जो सबसे बाहर का है, इसे हम नाम दे रहे हैं एक्टोडर्म। मीजो यानी कि मध्य का भाग, यानी कि ये मध्य का भाग। एंडो जैसा कि अंदर की बात की जा रही है, तो एंडोडर्म ये हो गया अंदर का भाग। अब कौन सा भाग क्या बनाता है उसको समझ लेते हैं। एक्टोडर्म यानी बाहर का भाग। तो हमारे बाहर के हिस्से में क्या क्या है, त्वचा है, बाल है, नाखून है, ये हमें बाहर के हिस्से में मिले हैं। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, हमारे बाहरी भागों का, जैसे त्वचा, बाल, नाखून आदि का निर्माण ये करते हैं। एंडोडर्म यानी बीच के भाग की बात की जा रही है। त्वचा के जस्ट नीचे हमें मांसपेशियां वगैरह यही सब देखने को मिलता है। तो यहाँ किसका निर्माण होता है, मांसपेशियां वगैरह का निर्माण होता है। एंडोडर्म, अब अंदर के अंगों की बात की जा रही है। तो त्वचा के बाद मांसपेशियां, मांसपेशियों के नीचे क्या मिल जाते हैं, हमें अंग मिल जाते हैं। तो एंडोडर्म जो है वो अंदर के अंगों का निर्माण कर रही है। जैसे इसने श्वसन नली बनाई, इसने फेफड़े वगैरह बनाए, उसके बाद इसने पाचन तंत्र बनाया। ठीक है, पाचन तंत्र बनाने के बाद इसने यहाँ पर जो किडनी वगैरह है वो बनाई, यकृत बनाया। इस तरीके से इसने पूरा हमारा तंत्र का निर्माण किया। तो इस पूरे प्रोसेसिंग में जो विकास हुआ है वो सर्वाधिक तीव्र हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक चीजें यही बन गई। तो विकास सर्वाधिक कहाँ हो गया, भ्रूणावस्था में हो गया। तो एक क्वेश्चन यही बनता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखने की हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे अधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में होता है या पिंडावस्था में होता है। नाम जरूर ध्यान में रखें, इसलिए स्पेशल है डिंबावस्था और पिंडावस्था। ठीक है, तो पिंडावस्था में सर्वाधिक विकास होता है। 2 सप्ताह की काम कंप्लीट हो गया। अब क्या आ जाता है हमारे पास, गर्भस्थ शिशु की अवस्था।
2 माह से लेकर जन्म तक, यानी कि अब बचा हुआ जितना भी समय है 9 महीने तक का, वो क्या है, फिटल काल कहलाता है और इस समय विकास होता रहता है। यहाँ भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गर्भकाल होता है इसका समय 270 या 280 दिन हो सकता है, सामान्य बात है, ठीक है। लेकिन कम से कम कितना हो सकता है, 180 दिन, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 330 दिन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि जो 9 महीने का गर्भकाल का समय है वो सामान्य तौर पर 270 दिन या 280 दिन हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, 180 दिन, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 330 दिन। इसे चंद्रमास के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि 3 महीने बाद जो शिशु होता है उसकी स्वाद ग्रंथियां थोड़ी विकसित हो जाती हैं, लेकिन शिशु को पीड़ा का अनुभव गर्भकाल के दौरान नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, कि जो पीड़ा होती है उसका अनुभव नहीं होता है। दूसरा, उसे भूख का भी अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद वो रोता है, तो वो किस कारण रोता है, वो पीड़ा होती है इस कारण रोता है, या फिर उसे भूख लगती है वो इस कारण रोता है, या कोई अदर कारण है। तो यहाँ पर आप, न तो उसे कहा जा रहा है कि भूख तो लगती है, उसे भूख का एहसास नहीं होता है, उसे पीड़ा भी नहीं हो रही है, तो ये भी नेगलेक्ट हो गए। तो अब बचता है कि जब वो अपने वातावरण को परिवर्तित करता है, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में आता है, तो वातावरणीय परिवर्तन के कारण वो रोता है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन रहा है। यहाँ पे ऐसी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट है। मेन थ्योरी में आपको सिर्फ समझने के लिए है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं। 5वें महीने तक शिशु में जो क्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं, उन्हें फिटल एक्टिविटी कहा जाता है। 3 माह तक उसमें स्वाद ग्रंथियों का थोड़ा बहुत विकास हो जाता है। तो अब तक हमने जान लिया है किसे, गर्भावस्था को। जैसे बीजावस्था के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया था, समझ में लिया था उसे। भ्रूणावस्था में सर्वाधिक विकास देख लिया था। यहाँ पर फिटल एक्टिविटीज पाई जाती है, फिटल काल भी इसे कहा जाता है। और 5वें महीने में शिशु में क्रियाएं होने लगती हैं, मतलब हाथ पैर चलाने लगता है वो।